Good morning, student. For today's class, this much we have done last time. जरा सा उसका एक बार recap कर लें. तो your name of the lesson is Pen Pal. This is written by G. Srinivas Rao, and in this lesson there is a writer who is writing this lesson in first person. वो आई करके बात करते हैं, मैं करके इस लेसन को पूरा उन्होंने लिखा है. तो एंड वो बताते हैं कि उनकी यंग एज में जब वो कॉलेज गए थे तब उन दिनों के फैशन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द रेज ऑफ दोज डेज, ही ट्राइड टू सॉर्ट अ पेन पॉल. और इसके लिए उन्होंने एक एलिस एच का एड्रेस निकाला, who lived in California, America, whereas the writer lives in India. और फिर उसके बाद उन्होंने उसको एक लेटर लिखा बहुत मुश्किल से, because he was very nervous, and after that he thought that maybe he was just hung whether he would get the respond or not. But Alice wrote back, and so he was so happy, whereas she has written nothing in that letter. She has just accepted his friendship, and so still he was very happy to read that small note. ठीक है. Now come to the next part. कितनी बार न जाने कितनी बार इन्होंने उस शॉर्ट नोट को पढ़ा. It had all the music of life, and I felt I was in seventh heaven. I was careful in my correspondence and wrote nothing that might upset an unknown American girl. English came naturally to Alice, whereas for me it was a foreign language acquired with great pain. अब क्या था? It had, इसमें था ऑल द म्यूज़िक ऑफ लाइफ, पूरे जीवन का संगीत था. एंड आई फेल्ट, और मैंने महसूस किया, आई वॉज इन सेवेंथ हेवन, कि मैं सातवें आसमान पर हूँ. तो लेखक ने जब उस छोटे से लेटर को पढ़ा तो उसको ऐसे लगा जैसे इसमें पूरा जीवन का मधुर संगीत है, वो उसमें खो गया. ही वॉज जस्ट लॉस्ट इन दैट एंड फेल्ट, और महसूस किया उसने कि दैट ही इज़ ऑन सेवेंथ हेवन, कि वो सातवें आसमान पे पहुंच गया. सातवें आसमान पे पहुंचने का मतलब ये है कि मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ. अब इससे ज़्यादा खुश कोई हो नहीं सकता. ठीक है. तो सेवेंथ हेवन का मतलब सातवें आसमान पे हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत, अब मेरे बराबर कोई नहीं है. आई वॉज केयरफुल इन माई करस्पॉन्डेंस, मैं बहुत केयरफुल था अपने करस्पॉन्डेंस में. अब यानी इनकी बातचीत शायद शुरू हो गई होगी, अब ये लेटर लिखना शुरू हो गए. तो इन्होंने लिखा कि मैं बहुत सावधान था, केयरफुल था इन माई करस्पॉन्डेंस, अपने करस्पॉन्डेंस में. करस्पॉन्डेंस मतलब होता है व्हेन टू और मोर पीपल आर टॉकिंग टू ईच अदर. चाहे जैसे भी फ़ोन से बात करें, चाहे जैसे चिट्ठियों से बात करें, तो ये करस्पॉन्डेंस है. करस्पॉन्डेंस को हम यहाँ कह सकते हैं कि कॉन्वर्सेशन, लेकिन कॉन्वर्सेशन आमने सामने होता है, पर कोई बात नहीं. तो मैं बहुत सावधान था इन माई करस्पॉन्डेंस, अपने करस्पॉन्डेंस में, अपनी बातचीत में. एंड रोट नथिंग, और कुछ नहीं लिखता था. रोट है, पास्ट टेंस में है. दैट माइट अपसेट, अब ये माइट फ्यूचर के लिए है, अपसेट यानी नाराज़ कर दे, एन अननोन अमेरिकन गर्ल, एक अनजान अमेरिकन लड़की होना चाहिए को. तो मैं बहुत अपने करस्पॉन्डेंस में बहुत सावधान रहता था, बहुत केयरफुल रहता था, और मैं कुछ भी ऐसा, आई रोट नथिंग, मैं कुछ ऐसा नहीं लिखता था जिससे कि एक अनजान अमेरिकन लड़की नाराज़ हो जाए. तो जिससे जो है दिस एलिस एच मे गेट अपसेट.
ये उसको कुछ भी ऐसा नहीं लिखता था, यानी अब कई लेटर जा चुके हैं। इंग्लिश केम नेचुरली टू एलिस। इंग्लिश जो है वो एलिस के लिए तो एक नेचुरल लैंग्वेज थी, क्योंकि वो तो उसकी मदर टंग थी, तो उसको वो नेचुरली आती थी, यूं ही आती थी। वेयर एज, जबकि फॉर मी, मेरे लिए, इट वॉज अ फॉरेन लैंग्वेज, मेरे लिए तो वो एक विदेशी भाषा थी। एक्वायर्ड विद ग्रेट पेन, जिसको मैंने बहुत ही दर्द के साथ, अब यहाँ दर्द नहीं, बहुत ही मुश्किलों के साथ, ग्रेट मतलब महान, तो यहाँ महान मुश्किल नहीं है, यहाँ आएगा कि बहुत ही मुश्किलों के साथ मैंने उसको एक्वायर किया था। एक्वायर करना यानी पाना। तो जो चीज़ जो है आपके साथ जन्म के साथ नहीं होती है, जैसे कुछ लोग, हमारी भाषा मातृभाषा जो बचपन से हम सीखते हैं, अननोइंगली सीखते हैं, बिना जाने समझे, वो हिंदी है। लेकिन जब हम किसी और चीज़ को सीखते हैं तो हम कहते हैं ये चीज़ हमने अपने मतलब जानबूझ करके हमने वो चीज़ सीखी है। जैसे कुछ लोग इंजीनियरिंग की डिग्री को एक्वायर करते हैं, डॉक्टर की डिग्री को एक्वायर करेंगे, यानी वो चीज़ उन्हें जन्म के साथ नहीं आती थी, बल्कि बाद में उन्होंने सीखा है। तो दीज आर द थिंग एक्वायर्ड विच यू लर्न, विच यू give your time and your effort to get anything, that is acquired thing। ठीक है, तो कुछ चीज़ें तो यहाँ पे उसने इस इंग्लिश लैंग्वेज को बड़ी मेहनत के साथ सीखा था, जबकि एलिस के लिए इंग्लिश बड़ी आसान बात थी, वो उसको यूं ही आती थी। आई वॉज वेरी सेंटिमेंटल, इवन शाय इन माई वर्ड्स। अच्छा, इसमें ध्यान से देखो, जब पढ़ते हैं तो कॉमा क्या है और फुल स्टॉप कहाँ है, वहाँ कितना रुकना है। आई वॉज वेरी सेंटिमेंटल, इवन शाय इन माई वर्ड्स एंड फ्रेजेस, बट हिडन समवेयर in the corner of my heart was a sense of romance that I dared not express. Alice wrote long letters in her balanced long hand, yet revealed little of herself. Big envelopes containing books and magazines, as well as small keepsakes, came my way across thousands of miles. तो मैं बहुत ही सेंटिमेंटल था। सेंटिमेंटल मतलब बहुत ज़्यादा सोच सोच के काम करता था। तो मैं बहुत सेंटिमेंटल था, और इवन शाय, और बहुत ही, और यहाँ तक कि इवन शाय यानी यहाँ तक कि मैं शर्मीला था। इन माई वर्ड्स एंड फ्रेजेस, अपने शब्दों में और अपने फ्रेजेस में, यानी जो शब्द और फ्रेज होते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, तो अपने शब्दों में या ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो यूज़ करता था, जिस पूरे तीनों 2 3 4 शब्दों का जो एक साथ अर्थ निकलता है, उनको भी मैं बहुत ही शर्मीले ढंग से यूज़ करता था। तो मैं बहुत सोच करके, बहुत सब कुछ करके, क्योंकि एक तो इंग्लिश मुझे नहीं समझ में आती थी इतनी, और उसको मैंने बड़ी मुश्किलों से पाया था, तो कई बार सोचने में लगता था कि ये गलत तो नहीं है, बट हिडन, लेकिन छिपा था, समवेयर, कहीं पर, इन द कॉर्नर ऑफ माई हार्ट, मेरे हार्ट में कहीं कोने में ये बात छिपी थी, वॉज अ सेंस ऑफ रोमांस, वो ये एक रोमांटिक फीलिंग, दैट आई डेयर नॉट एक्सप्रेस, जिसको मैं डेयर नहीं कर सका, साहस नहीं कर सका एक्सप्रेस करने से। एक्सप्रेस मतलब खुल के बताना। तो मैं बहुत सेंटिमेंटल था, बहुत शाई था, बहुत शर्मीला था अपने शब्दों को और अपने फ्रेजेस को यूज़ करने में, पर कहीं कहीं मेरे मन के कोने में ये फीलिंग भी एक थी, ये बात छिपी हुई थी कहीं, कि एक रोमांटिक फीलिंग भी छिपी थी, और जिसको मैं साहस नहीं कर सकता था बताने से। एलिस रोट लॉन्ग लेटर्स इन हर बैलेंस्ड लॉन्ग हैंड। एलिस जो है बड़े लंबे लंबे लेटर्स लिखती थी
इन हर बैलेंस्ड लॉन्ग हैंड, अपनी बहुत ही सुंदर राइटिंग में और खूब अच्छे से लिखती थी। येट रिवील्ड लिटिल ऑफ हर सेल्फ, तो और फिर भी अपने बारे में बहुत ही कम रिवील करती थी। लिटिल ऑफ हर सेल्फ यानी फॉर एलिस, लिटिल थोड़ा सा, रिवील खुल सामने आना, खुल के आना। तो फिर भी एलिस जो है बहुत लंबे लंबे, शी रोट वेरी लॉन्ग लेटर्स, शी रोट इन ब्यूटिफुल हैंड राइटिंग, और बहुत ही कंसाइज, बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से शब्दों में अपने आप को एक्सप्रेस करती थी। ये फिर भी उसके लेटर्स में उसके स्वयं के बारे में, एलिस के बारे में बहुत ही कम पता चलता था, बहुत ही कम खुल के पता चलता था। यानी अब ये क्या जानना चाहते थे कि उसकी उम्र क्या है, दिखती कैसी है, कहाँ पढ़ती है, ये सब चीज़ें, लेकिन ये सब कुछ वो नहीं लिखती थी। Big envelopes containing books and magazines as well as small keepsakes came my way across thousands of miles. अब जैसे इसी क्लास में स्टूडेंट्स के पास दूर दूर के देशों से सामान आता था, उसी तरह इनके पास भी बड़े बड़े एनवलप्स में, अब देखो इसमें बड़े बड़े लिफाफों में, जिसमें किताबें एंड मैगज़ीन्स और मैगज़ीन्स। किताबों में क्या फ़र्क होता है, किताबें एक बार लिखी जाती हैं अब और ज़िंदगी भर पढ़ी जाती हैं। मैगज़ीन्स वो कभी पाक्षिक छपती हैं, कभी मंथली छपती हैं, पाक्षिक मतलब फोर्टनाइटली। तो मैगज़ीन्स जो है वो रिपीट होती है, लेकिन बुक्स जो हैं वो रिपीट नहीं होती बल्कि रिवाइज्ड होती हैं। 2-4-10 साल में उनमें नई नई चीज़ें ऐड करी जाती हैं। तो किताब कायदे से एक बार ही लिखी जाएगी। एज वेल एज स्मॉल कीपशेक्स, और उसी के साथ एज वेल एज स्मॉल कीपशेक्स, छोटे छोटे सजावटी सामान जो रखे जा सकें कहीं। दे केम माई वे मेरे रास्ते में आते थे। अब मेरे रास्ते में नहीं आते थे बल्कि मेरे पास आते थे। अक्रॉस थाउजेंड्स ऑफ माइल्स, हज़ारों मील की दूरी से। तो हज़ारों मील की दूरी पे अमेरिका है, वहाँ से बड़े बड़े लिफाफों में अब मेरे लिए मैगज़ीन्स और बुक्स आया करती थी। उन्हीं के साथ साथ छोटे छोटे कीपशेक्स भी आया करते थे। स्मॉल ब्यूटीफुल थिंग्स दे ऑल्सो कीप कमिंग इन माई हाउस। वे सब भी अब मेरे घर आने लगे, मतलब मेरे पास आने लगे। तो अब वहाँ से कौन उसको भेज रहा है, एलिस एच। तो एलिस एच जो है बड़े बड़े लिफाफों में भर भर के, बड़े लिफाफे इसलिए कि उसमें मैगज़ीन्स बड़ी बड़ी आ रही हैं और उनमें किताबें और मैगज़ीन्स और उसमें छोटे छोटे सजावटी सामान मेरे पास आने लगे हज़ारों मील की दूरी से। आई हैड नो डाउट, मुझे कोई शक नहीं था, एक मिनट हम पूरा ये पढ़ दे रहे हैं। आई हैड नो डाउट दैट एलिस वॉज एन एफ्लुएंट अमेरिकन and that she was as beautiful as her gracious gifts and that our pen friendship was a success. However, one question, ये kettle नहीं, kept hammering at my brain. It would be impolite to ask a girl her age, but where's the harm if I asked for her picture? देखो इसमें आई हैड नो डाउट, मुझे कोई शक नहीं था, दैट एलिस, कि एलिस एक एफ्लुएंट अमेरिकन है, एंड दैट शी वॉज एज ब्यूटिफुल एज अ ग्रेशियस गिफ्ट्स, और यह कि वो उतनी ही सुंदर है, एज ब्यूटिफुल एज, ठीक है, एज हर ग्रेशियस गिफ्ट्स। इसमें तुलना के लिए हमेशा एक शब्द पीछे आएगा ही। तो जैसे कि उसके सुंदर गिफ्ट्स थे, उपहार थे, एंड दैट, और यह कि आ पेन फ्रेंडशिप वॉज अ सक्सेस, कि हमारी ये जो पेन की दोस्ती है, पेन के द्वारा दोस्ती, ये दोस्ती सफल है। यानी बार बार उधर से वो लिख रही है, मैं तो लिख ही रहा हूँ, मैं तो चाहता ही हूँ, लेकिन उधर से चूँकि
एलिस एच भी बराबर रिस्पॉन्ड कर रही है, बराबर जवाब दे रही है, तो इसका मतलब है कि हमारी पेन फ्रेंडशिप सफल है। अब फिर से एक बार देखो, मुझे कोई शक नहीं था कि एलिस एक एफ्लुएंट अमेरिकन है। एफ्लुएंट अमेरिकन मतलब प्रॉस्परस है, रिच है, अमीर है, क्योंकि इतना जो है वो कर रही है। एंड दैट शी वॉज, और यह इस कि शी वॉज एज ब्यूटिफुल, कि वह उतनी ही सुंदर है जितने उसके सुंदर सुंदर गिफ्ट्स हैं। अब ये कैसे माना जा सकता है कि वो उतनी ही सुंदर है, क्योंकि लेखक ने तो उसको देखा ही नहीं है, ही हैज़ नॉट सीन हर, सो हाउ कैन ही से दैट शी इज़ वेरी ब्यूटिफुल। वो सिर्फ मान ले रहा है, सपोज कर ले रहा है दैट शी इज़ ब्यूटिफुल बिकॉज her gifts, the gifts given by her are also, they are very beautiful, so she must be beautiful in America. And that कि our pen friendship was a success, और यह कि हमारी फ्रेंडशिप, हमारी मित्रता सफल है। अब ये इसमें देखो, इसमें 3 चीज़ें एक साथ एक सेंटेंस में और तीनों अलग अलग हैं। मुझे कोई शक नहीं कि एलिस एक रिच अमेरिकन लड़की है, और यह कि वो सुंदर है जैसे उसके गिफ्ट सुंदर हैं, और यह कि हमारी पेन फ्रेंडशिप सफल है। इसमें 3 चीज़ें तीनों अलग अलग जोड़ के लिखी हुई हैं। और वैसे तो ये होना चाहिए आपका कंपाउंड सेंटेंस। इसको अगर ध्यान से देखिए तो इसमें 3 अलग अलग चीज़ें आ रही हैं, और जहाँ तक है ये कंपाउंड सेंटेंस कहा जाएगा। कंपाउंड सेंटेंस वो होता है जिसमें 3 सेंटेंसेस जुड़े हों, 2, 3, 4, 5 जितने सेंटेंसेस जुड़े हों, और उनमें बीच में एक कंजंक्शन या ऐसा कोई वर्ड इसके द्वारा जुड़े हुए हों। ठीक है, और ये तीनों ही सेंटेंस बिल्कुल इंडिपेंडेंट हों, एक दूसरे से स्वतंत्र हों, तो ये इसी तरह का सेंटेंस दिख रहा है। हाउएवर, फिर भी वन क्वेश्चन केप्ट हैमरिंग, ये कैटल नहीं है, कैटल माने केतली होता है, उसका काम यहाँ नहीं है। केप्ट हैमरिंग एट माई ब्रेन, हालांकि एक क्वेश्चन, एक सवाल मेरे दिमाग में केप्ट हैमरिंग, हैमरिंग मतलब होता है, हैमर माने होता है हथौड़ा, हैमरिंग मतलब होता है हैमरिंग करना यानी ठोकना हथौड़े से, तो मेरे दिमाग में ठुकता रहा। अब ठुकता रहा मतलब कौंधता रहा। ठीक है, केप्ट हैमरिंग ये कहने का तरीका है। तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन हमेशा हथौड़े की तरफ बजता रहा, मेरे ब्रेन में, मेरे दिमाग में। इट वुड बी इम्पोलाइट टू आस्क अ गर्ल हर एज, ये बहुत ही इम्पोलाइट होगा। पोलाइट माने नम्र, ठीक है, और इम्पोलाइट माने नम्रता का उल्टा, पर यहाँ पे हम कह सकते हैं असभ्यता, इल मैनर। तो यहाँ पर है कि ये बहुत ही असभ्यता की बात होगी अगर मैं किसी लड़की से उसकी एज आस्क यानी पूछूं, तो ये बड़ी इम्पोलाइट बात होगी, बड़ी असभ्यता की बात होगी। यदि मैं किसी लड़की से उसकी एज पूछता हूँ, उसकी उम्र पूछता हूँ, क्योंकि ये कहा जाता है कि लड़कियों से उनकी एज नहीं पूछनी चाहिए और लड़कों से उनकी इनकम नहीं पूछनी चाहिए। ये चलन है, ये एक प्रैक्टिस है, हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, स्मार्ट लोग सब पूछ ही लेते हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत ही असभ्यता की बात होगी अगर मैं किसी लड़की से उसकी उम्र पूछूं, ये लेखक का कहना है। बट वेयर इज़ द हार्म, लेकिन इसमें कौन सी हार्म है, कौन सा नुकसान है, या कहना चाहिए यहाँ पे कि कौन सी बुराई है। इफ़ आई आस्क फॉर हर पिक्चर, इफ़ यदि मैं उससे पूछता हूँ उसकी फ़ोटो के लिए, ठीक है ना। अब ये सेंटेंस देखो, ये आपका सेंटेंस है, ये पूछना है लेकिन इस तरह लिखा है, चलो कोई बात नहीं, पर इसमें कौन सी बुराई है अगर मैं उसकी एक फ़ोटो मांग लूँ। अब फ़ोटो मांगने से क्या होगा, उसका चेहरा पता लग जाएगा सुंदर है कि नहीं। सुंदर तो इसने मान ही लिया है, लेकिन ये पता चल जाएगा कि हाँ लगभग वो कितने साल की है। अब अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा
एक मजाक कर लें कि मान लो अगर एलिस वहाँ बहुत ही ज़्यादा उम्र की हो और वो इनको अपने बचपन की फ़ोटो भेज दे तो क्या होगा, तब भी तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, है ना। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे लेखक जो हैं वो बिल्कुल सच्चे हैं, एलिस भी बिल्कुल सच्ची हैं। तो लेखक ने कहा कि अगर मान लो इसमें कौन सी बुराई है, व्हाट इज़ द हार्म इन दिस इफ़ आई आस्क फॉर हर पिक्चर, अगर मैं उससे एक फ़ोटो के लिए पूछ लूँ, कह दूँ